नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। दिल्ली लाइव में स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के मामलों से लेकर कोरोना काल के दौरान देश की मजबूती और विकास, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा देश में स्वदेशी निर्माण को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है, जिस पर प्रत्येक देशवासी को गर्व करना चाहिए। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। माननीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है, मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी देश प्रगति। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ बैठक की। सांसदों के साथ आपदा के हालात को लेकर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ ये बैठक की, जिसमें जो हालात इस वक्त हैं उत्तराखंड में आपदा को लेकर, इसके बारे में पूरी जानकारी ली और चर्चा की। क्या कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं उन लोगों को बचाने के लिए जो कि फंसे हुए हैं, उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिन गांवों के कनेक्शन बिल्कुल जो मुख्य धारा है उससे टूट चुके हैं।
तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद थे। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले मौजूद रहे। तो वहीं न्यूज वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बातचीत की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी है। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी आपकी पार्टी की, क्या कुछ कार्यकारिणी की मीटिंग आज हो रही है और यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव भी पारित करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो किसानों के लिए जो 3 कानून बने हैं, ये भी किसानों के फायदे के कानून है और ये पीछे ना लेते हुए इस कानून को लागू करके किसानों का फायदा करना चाहिए। इसी तरह का प्रस्ताव हम पास करने वाले हैं। आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव है, उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी जहाँ बीजेपी के साथ अलायंस हो सकता है वहाँ कुछ करेगी और जहाँ अलायंस होता नहीं वहाँ कुछ सीटों पर चुनाव लड़के बाकी की सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेगी। और उसके साथ साथ भूमिहीन लोगों को 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। प्रमोशन में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन रखना चाहिए और जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री ने भी आज राज्यसभा में अपील की है किसानों से आंदोलन खत्म करने के लिए। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों को आंदोलन पीछे लेने का अपील किया है, उसको ध्यान में रखते हुए किसानों ने आंदोलन पीछे लेना चाहिए और बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। अगर जो कुछ कानून में बदल हो सकता है वो करने के लिए सरकार तैयार है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी है। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी आपकी पार्टी की, क्या कुछ कार्यकारिणी की मीटिंग आज हो रही। दिल्ली के पीएचडी चैम्बर में पोस्ट कोविड के बाद एंटी इलेक्ट्रल बजट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बजट की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बजट को लेकर विस्तार से बात की गई। निर्भर भारत का बजट इस गोष्ठी में आज दिल्ली के कई हमारी मेडिकल कम्युनिटी के महानुभाव, ट्रेडिंग कम्युनिटी के महानुभाव, और विशिष्ट नागरिक उपस्थित थे। सभी ने अपनी उपस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन किया। विशेष रूप से कोविड महामारी से जूझने के लिए दिल्ली की जनता के लिए जो समर्थन प्राप्त हुआ नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा, उसके लिए भी दिल्ली की जनता ने बड़े ही आनंदित तरीके से अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुग्रहित हैं जनता के इस असीम प्रेम के लिए। हमारे नेतृत्व में निर्भर भारत का बजट इस गोष्ठी में आज दिल्ली के कई हमारी मेडिकल कम्युनिटी के महानुभाव, ट्रेडिंग कम्युनिटी के महानुभाव, और विशिष्ट नागरिक उपस्थित थे। सभी ने अपनी उपस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन किया। विशेष रूप से कोविड महामारी से जूझने के लिए दिल्ली की जनता के लिए जो समर्थन प्राप्त हुआ नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा, उसके लिए भी दिल्ली की जनता ने बड़े ही आनंदित तरीके से अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुग्रहित हैं जनता के इस असीम प्रेम के लिए। हमारे नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र में इस आवेदन को, इस निवेदन को प्रस्तुत किया, तब हम स्टेट की, हर प्रदेश की सरकार से आह्वान किया कि राष्ट्रीय इस यज्ञ में हम अकेले नहीं कर पाएंगे, देश की जनता को जुड़ना होगा और स्वच्छ भारत अभियान ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने उपहास उठाया, कहां प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेकर निकले हैं सफाई करने, लेकिन शायद उन लोगों को वर्ल्ड बैंक की उस स्टडी का अंदाजा नहीं था जिसने रेखांकित कर दिया था हमारी देश की इकोनॉमी में कि सालाना $50 बिलियन से ज्यादा का नुकसान देश को मात्र इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में स्वच्छता नहीं है। अब ये आंकड़ा मैं पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में बता रही हूं ताकि मैं जानती हूं आप सब इन स्टडीज को देखकर क्वांटिफाइबल लॉस के ऊपर परिचर्चा और गोष्ठी अलग से कर सकते हैं।
पूरे बजट पर चर्चा करने के लिए इसका वाइडर एस्पेक्ट, जन कल्याण की भावना और इसके एक एक माइक्रो बात करने के लिए हमारे बीच में हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, वो करेंगी। मैं आपको सिर्फ कुछ बातें दिल्ली के बारे में जरूर बताना चाहता हूं और बजट की बात नहीं। जिस समय देश के अंदर कोरोना संकट पूरी दुनिया में छाया था और उसका सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभाव दिख रहा था तो वो देश की राजधानी दिल्ली में दिख रहा था। दिल्ली में लोग परेशान थे, सही इलाज यहां नहीं मिल पा रहा था। दिल्ली सरकार की जवाबदेही थी, वो काम नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट से उनको कई बार फटकार भी लगी थी और उस समय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा कि आप दिल्ली की स्थिति को संभालिए। और आपको ध्यान होगा कि उस समय हमने बहुत सारे ऐसे दृश्य, चाहे वो दिल्ली सरकार के एलएनजेपी हॉस्पिटल हो या और भी अस्पताल हो, वो भयावह दृश्य जब वीडियो हम लोगों ने देखते थे तो हृदय द्रवित हो जाता था। पूरे दिल्ली सरकार ने यूपीएससी का सपना देखने वाले बच्चों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के साथ युवा आईएएस, आईपीएस अधिकारी हर महीने संवाद करते हैं। साथ ही पढ़ाई और तैयारी से जुड़े अनुभव भी शेयर करते हैं। इससे विद्यार्थियों को यूपीएससी परीक्षा की समझ पैदा होती है और स्टडी प्लान बनाने में मदद मिलती है। इस कड़ी की दूसरी सीरीज में आज दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश और पुलिस आयुक्त दक्षिण पश्चिम जिला इंगित प्रताप सिंह ने स्टूडेंट के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी संबंधी अनुभव जो है वो शेयर किए। कई विद्यालयों के लगभग 75 बच्चों के साथ संवाद के अलावा इस कार्यक्रम में लगभग 10,000 बच्चे यूट्यूब लाइव से भी जुड़े। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और छात्रों से कहा कि वे पूरे जुनून के साथ अपने सपने का प्लान करें। उन्होंने कहा कि केवल अंकों के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए बल्कि सीखने के लिए भी पढ़ाई करनी चाहिए। वहीं दिल्ली में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था और राज्यसभा में किसान आंदोलन के मुद्दे पर पीएम मोदी द्वारा किए गए विपक्ष पर तीखे वार पर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा जी हैं। मैम, आज आपने दिल्ली सरकार पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए, क्या कुछ आपके आरोप हैं? देखिए, आरोप देखिए, ये हेडलाइन है, नाबालिग भाई बहन का किडनैप के बाद 20 यौन उत्पीड़न, उनका दुष्कर्म हुआ है। दिल्ली के अंदर 55 फास्ट ट्रैक कोर्ट है। 55 फास्ट ट्रैक कोर्ट में 110 वकीलों की, सरकारी वकीलों की न्याय दिलाने के लिए ज़रूरत है। हैं कितने वकील? 37 वकील हैं। कितने वकील कम है? 73 वकील कम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कहा है कि न्याय नहीं हो पा रहा। 2,40,000 मामले सालों से निलंबित हैं, वकील नहीं है पीड़िता और उसके परिवार के पास, आप वकील मुहैया कराइए। 73 वकीलों की कमी है। क्या कहना है केजरीवाल सरकार का? वो इसे ज़रूरी नहीं समझते हैं। ये वकीलों की नियुक्ति को ज़रूरी नहीं समझ रहे। ये दिखाता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार हमारी बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार और यौन उत्पीड़न, बच्चों के साथ, नाबालिगों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न को मामलों को लेकर कितनी संवेदनशील और गंभीर है। हमारा दबाव है अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर। मालूम है भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हैं, देश की पार्लियामेंट चल रही है, ये मुद्दे दिल्ली के गंभीर मुद्दे हैं, हाशिए पर चले। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस के कंधों पे होती है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर आता है। क्या लगता है मैम कि बीजेपी को भी इस मामले में दखल देना चाहिए, सुरक्षा को लेकर जो भी खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, ताली दो हाथ से बचेगी। दिल्ली की पुलिस, कानून व्यवस्था केंद्र के अधीन है। बिल्कुल क्राइम रुकना चाहिए, जो रुकने की बजाय बढ़ रहा है वहाँ पूरी तरह भाजपा का फेल्योर है। अब हम कहते हैं अपराध हो गया, हो रहा है, अब न्याय तो दिला दीजिए, न्याय है ना। और न्याय किसको दिलाना है? न्याय के टाइम पर आती है दिल्ली की सरकार। दिल्ली के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट किसे बनाने हैं? केजरीवाल सरकार को बनाने हैं। वकील किसको नियुक्त करने हैं? केजरीवाल सरकार को नियुक्त करने हैं। डबल शिफ्ट में कोर्ट चलाने का वायदा था, किसको चलानी है? केजरीवाल सरकार को सुनिश्चित करना है डबल शिफ्ट में कोर्ट चले। केजरीवाल सरकार का वायदा था कि 6 महीने में सुनवाई खत्म करेंगे। ये काम तो केजरीवाल को करने, या कह दे कि ये भी काम उन्हें नहीं करने, ये भी काम किसी और को करने। बोले तो सही है एक बार, क्योंकि उन्हीं के घोषणा पत्र में था और उनको कहते हैं अपने गिरेबान में जाके, अपने घोषणा पत्र में जाके आप
आपको ये 2 लाइन लिखकर कोर्ट को दे दिए कि गैर जरूरी है, हम आपको भागने नहीं देंगे, आपको न्याय देना। मैम, किसानों का आंदोलन करीब 70 दिन से ज़्यादा से चल रहा है। आज भी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि अपील करते हैं कि किसान अपने आंदोलन को वापस ले लें। किस तरीके से देखिए, बेहतर होता प्रधानमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उस कैबिनेट की मीटिंग में न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की जो मांग है किसानों की, उसे करके पार्लियामेंट में आके इसकी जानकारी देते, जश्न मनता कि प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर सहमति, अगर आप सहमत थे तो कैबिनेट में ऑर्डिनेंस लाकर आज घोषणा करते, जश्न का माहौल होता। धोखा दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसानों को पीठ पर वार कर रहे हैं। उनके पूरे आंदोलन को षड्यंत्र के तहत बदनाम करके कुचलने की कोशिश है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो रहे। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू हो रही है इस सरकार के ऊपर। आप देख रहे हैं थू-थू हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्ण तरीकों से हो रहे आंदोलन को आप कुचलेंगे साजिशों के तहत। और दीप सिद्धू कहाँ है? इतनी कमज़ोर और नाकाम तो कभी दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, देश के खुफिया विभाग को नहीं देखा जितना हमने कमज़ोर, मैं कहूँगी, अब देख रहे हैं। एक दीप सिद्धू नहीं पकड़ा गया उनसे। मुझे तो लगता है अमित शाह जी के घर में छुपा कर रखा हुआ है, वहाँ हिम्मत करे दिल्ली पुलिस रेड करने की। अमित शाह जी के घर से, गृह मंत्री के घर से आपको दीप सिद्धू मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अलका लांबा जी, जिनका कहना है कहीं ना कहीं सरकार किसानों को धोखा देने का काम कर रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों ने आज अपना अपना नॉमिनेशन भरा। दिल्ली के शालीमार बाग के वार्ड नंबर 62N से बीजेपी की प्रत्याशी सुरभि जाजू ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। उनके समर्थन में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कंझावला एसडीएम ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने आदेश गुप्ता से खास बात की। शालीमार बाग से सुरभि जाजू जो हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उपचुनाव में जो लड़ रही हैं यहाँ से बीजेपी से, और उनके समर्थन में जो है आज उनके नॉमिनेशन पे आदेश गुप्ता जी, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी से, वो पहुँचे हैं यहाँ पर। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव होता है वो जनता के बीच जब हम जाते हैं तो जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर लड़ा जाता है। और मैं समझता हूँ ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार का 1 साल होने वाला है और 5 साल उन्होंने पहले शासन किया, और इन 6 सालों में जो उन्होंने वादे किए तो पूरी तरह फेल हुए हैं। ना तो उन्होंने प्रदूषण पर दिल्ली की जनता को बचाने का काम किया, ना ही उन्होंने दिल्ली की जनता को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। और आज दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली की जनता का जो टैक्स की कमाई है, जिससे वो दिल्ली की जनता चाहती है यहाँ बेहतर सुविधाएं मिलें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, वो सब नहीं होके मुख्यमंत्री साहब वो पैसे को अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। और वही बात आज ये दिल्ली की जनता ये भी पूछना चाहती है कि आखिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली को अराजकता की आग में झोंकने का काम जिन लोगों ने किया, उनके साथ कौन खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहा था, कौन खड़े होकर भाषण दे रहा था, कौन उनको वाईफाई की सुविधाएं दे रहा था, ये दिल्ली की जनता ने देखा है और इसका करारा जवाब उनको इस उपचुनाव में मिला। इस जो हाल फिलहाल में कुछ दिनों से जो आरोप प्रत्यारोप लगे घोटालों को लेकर, 25 करोड़ के, कभी किसी का, कभी आम आदमी पार्टी लगा दिया बीजेपी पे आरोप, कभी बीजेपी लगा दिया आम आदमी पार्टी पे आरोप, क्या उससे इस चुनाव में कोई असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, वो झूठ की राजनीति करते हैं। हमने तो उनको आंकड़ों के साथ बताया है। उनके पास जवाब होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब या उनका कोई मंत्री आके जवाब देता। हमारे पार्टी के लगाए हुए होर्डिंग पोस्टर फाड़ने का काम किया, हमने कभी उनके होर्डिंग पोस्टर नहीं फाड़ने का काम किया। उन्होंने फाड़ने का काम किया जब उनके ऊपर आरोप लगे, सच्चे आरोप थे। और जब कोई होर्डिंग पोस्टर फाड़ता है, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं चुभन हो रही है, उसको लग रहा है कि हाँ मैंने गलती की है। अरे गलती की है तो आप बता दो आके जनता के सामने कि हाँ मैंने गलती की है। ये होर्डिंग पोस्टर फाड़ने से कुछ नहीं होता है। जब दिल्ली की जनता देख रही है कि आपने जल बोर्ड के अंदर कुछ काम नहीं किया, दिल्ली के लिए कुछ काम नहीं किया, उपचुनाव में पता लग जाएगा उनको। तो ये जो 13,000 करोड़ रुपए का जो आरोप लगा था कि वो आम आदमी पार्टी नहीं ले रही है, केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है, लेकिन उनका ये कहना था कि हमने कोई पैसे नहीं देना, अगर देना है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते, कोर्ट से क्यों नहीं मानते? देखिए, ये बात सही है। कई बार तो उन्होंने कोर्ट की बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं। लेकिन असलियत ये है कि हर बार उन्होंने पिछले 6 वर्षों में हर साल वो निगम के फंड में कटौती करते गए। और निगम जो आज
तमाम जो नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है, आखिर वो किस लिए? वो अपने लिए नहीं करते। वो निगम तो जनता के लिए करते हैं और निःशुल्क करते हैं। और दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है वो दिल्ली सरकार को देती है, उसका जो हिस्सा है वो निगम को मिल रही है। वो अगर नहीं दे रहे तो ये दिल्ली सरकार ने निगम को दबाने की कोशिश की है, उसका उन्हें समय आने पे जवाब भी मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, तो पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ना कि वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वो पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और निगम जब सफाई करता है, कोई अभियान चलाता है, तो सबके लिए चलाता है। तो आप देख सकते हैं आदेश गुप्ता जी का साफ कहना है कि इस बार उपचुनाव में जो है आम आदमी पार्टी को जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।